जैसे मान ले अब क्या आएगा हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। जल्दी जल्दी चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ रहा है, क्योंकि ज्यादा क्या बताना है यार, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, कुछ ढंग का होता तो समझाते भी। चल कोई नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन देख। और वैसे वीडियो अगर देख रहे होगे तो समझ तो गए होगे, मेरा जो टॉपिक है वो नंबर थ्योरी है। चैनल हमने नंबर्स के ऊपर पढ़ाने के लिए बताया था, लेकिन इनकी जरूरत पड़ रही है हमें तो हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का मतलब मैं इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, किसी न किसी दूसरी चीज में बदल दूंगा। जैसे मान ले तेरे पास कोई इक्वेशन दी हुई है कुछ भी, और उसका कोई रूट है, ले लेते हैं पहले, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट आएगा x इज इक्वल टू 3। मान ले इस इक्वेशन का रूट आया x इज इक्वल टू 3, तो किसी सामने वाले ने बोला कि इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल दे, ताकि उस जो अगली इक्वेशन आए उसका रूट इससे 3 गुना हो जाए। समझ आया? क्या बोला मैंने कहा कि एक ऐसी इक्वेशन है तेरे पास, कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का जो रूट आया, ठीक है, तो कोई ऐसी नई इक्वेशन बना ताकि उसका रूट 3 गुना हो जाए, आधा हो जाए, स्क्वायर में हो जाए, अंडर रूट में हो जाए पुरानी वाली इक्वेशन के। तो मान ले यहाँ पर वो 3 गुना की बात करता है कि उसका रूट जो हो जाए वो 3 टाइम्स हो जाए पुरानी वाली इक्वेशन के। तो पुरानी वाली इक्वेशन का रूट कितना है, 3 है, तो मेरे पास नई वाली इक्वेशन का रूट कितना आना चाहिए, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स 3 3 कितना हो जाएगा, तो नई वाली इक्वेशन का रूट आना चाहिए 9 टाइम्स। ये समझ आया? वो आंसर था। लेकिन क्या करेगा, करने के लिए देख क्या चाहिए तेरे को, नई वाली इक्वेशन का रूट चाहिए कितना, 3 टाइम्स। इसका मतलब मान ले नई वाली इक्वेशन का रूट होगा y इज इक्वल टू कितना चाहिए, 3 टाइम्स, मतलब 3 के x टाइम्स। x की जो भी वैल्यू होगी उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होनी चाहिए, वो 3 टाइम्स चाहिए। ये समझ आया? तो पुरानी वाली इक्वेशन तो x की है, नई वाली इक्वेशन y की बदलेगी। समझ रहा है? यहाँ पर x का मतलब ओल्ड इक्वेशन मतलब पुरानी वाली इक्वेशन, और y का मतलब है न्यू इक्वेशन, नई वाली इक्वेशन। तो उसने x की इक्वेशन जो भी रूट दिया, वो कह रहा है y की इक्वेशन जो आनी चाहिए नई वाली, वो 3 टाइम्स आनी चाहिए। इसका मतलब तेरे को y इज इक्वल टू 3x चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू निकालेगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो मल्टीप्लाई में 3 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू y अपॉन में 3। और मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है वो x की दी हुई है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूंगा। ये समझ आया? तो x की वैल्यू पुट करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा y अपॉन में 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। सो फाइनली y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। मतलब मेरे को 3x चाहिए था, तो मैंने क्या करा, जो चाहिए था वो y इज इक्वल टू में पुट कर दिया, वहां से x की वैल्यू निकाली और फिर उसे उठाकर अपनी मेन इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। ये समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट था। जैसे एक और करवाते हैं, यही वाली इक्वेशन मान ले कुछ और ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का कोई इक्वेशन ऐसी लेते हैं जो सॉल्व कर सके, ताकि अभी आपको समझ आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट होंगे, एक तो x इज इक्वल टू 2 होगा और एक x इज इक्वल टू 1 होगा। ये समझ आया? तो मैंने कहा मेरे के पास किसी ऐसे रूट, मतलब इस इक्वेशन को किसी ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करो जिसके रूट इस इक्वेशन के स्क्वायर में हो। समझ आया? इस इक्वेशन को किसी ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करो जिसके रूट इस इक्वेशन के स्क्वायर में हो। ये समझ रहा है? तो जब जिसके रूट इस इक्वेशन के स्क्वायर में होंगे, क्या करेगा फिर उसके लिए, देख तेरे को उसने बोला है कि y इज इक्वल टू नई इक्वेशन ऐसे बनाओ जो पुराने वाले के स्क्वायर में हो, क्योंकि इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है किसी दूसरी इक्वेशन में जो पुराने वाले के स्क्वायर्स में हो। समझ रहा है? तो इस नई वाली इक्वेशन y को तो किसी ऐसे में बदल देगा जो पुराने वाले x के स्क्वायर में होंगे। यहां तक समझ आया? तो तेरे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेगा तू, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल, तेरे को मिल जाएगा अंडर रूट y, और वो अंडर रूट y उठाकर यहां पर पुट कर दे। अब अंडर रूट y पुट करेगा तो रिजल्ट मिल जाएगा कि अंडर रूट y का स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो ये हो गया y माइनस का 3 अंडर रूट y इज प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेगा तो लिख सकता है कि y माइनस, यहां करवा दे, चलिए ये लिखता हूं अभी, तो y माइनस का 2 अंडर रूट y माइनस का अंडर रूट y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y कॉमन आएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा
कि सॉरी अंडर रूट वाई कॉमन आएगा, क्योंकि छोटा तो अंडर रूट वाई है ना, तो छोटा अंडर रूट वाई कॉमन आएगा, तो अंदर मिलेगा अंडर रूट वाई माइनस का 2, क्योंकि अंडर रूट वाई कॉमन ले लिया तो वाई में से अंडर रूट वाई कॉमन लेके बैठा है तो अंडर रूट वाई ही बचेगा। फिर यहां से -1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा अंडर रूट वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो दो रिजल्ट आ गए, एक तो अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 आ गया और एक अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। यहां से y की वैल्यू निकालेगा तो स्क्वायर कर देगा तो 2 दूनी 4, और यहां से y की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर कर देगा तो 1 का स्क्वायर बना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो तेरे को इक्वेशन चाहिए थी तूने उसको उसी फॉर्म में कर दिया और वहां से x की वैल्यू निकाली और उठाकर पुट कर दिया। ये समझ आया? तो यहां से देख मैं तेरे को जनरल मीनिंग बता रहा हूं, उसे समझिए ध्यान से। जनरल मीनिंग में बता रहा हूं, जैसे 3 के लिए हमने y इज इक्वल टू 3x पुट करा और फिर यहां से x की वैल्यू निकाली y अपॉन में 3 वो पुट करी। 3 टाइम चाहिए था इसलिए हमने y इज इक्वल टू 3x लिया और वहां से x की वैल्यू y अपॉन 3 निकाल के पुट कर दी। मान ले वो कहता है कि रूट रेसिप्रोकल में आ जाए। रेसिप्रोकल का मतलब अगर इसका रूट अभी 2 है तो उसका रूट 1/2 आ जाए, इसका -5 है तो उसका 1/-5 आ जाए, ऐसे। तो वो कह रहा है y इज इक्वल टू नया वाला रूट 1/x की फॉर्म में आना चाहिए। अगर पुराने वाले इक्वेशन का रूट x है तो नई वाली इक्वेशन का रूट 1/x की फॉर्म में आना चाहिए, तो मैंने y इज इक्वल टू 1/x यहाँ पुट कर दिया। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू सिंपल 1/y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा। तो फिर x की वैल्यू 1/y उठाकर मैं पुट करूंगा। मान लीजिए उसने कहा कि जो इक्वेशन का रूट है वो कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए उसने कहा इक्वेशन का रूट पावर स्क्वायर में आ जाए। अभी ये करा हमने कि इक्वेशन का रूट स्क्वायर आ जाए, पुरानी वाली इक्वेशन का स्क्वायर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट वाई पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो? मान लीजिए उसने कहा कि इक्वेशन का जो रूट आया है वो 4 ज्यादा आ जाए। मान लीजिए अभी किसी इक्वेशन का रूट 3 है तो आपके पास नया वाला रूट 7 आना चाहिए, तो 7 आने का मतलब प्लस का 4 ज्यादा आ जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, x प्लस कैच कर रहे हैं। तो मान लीजिए पुरानी वाली इक्वेशन का रूट आपके पास x है, तो नई वाली इक्वेशन का रूट y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 4 आना चाहिए। ठीक है, उसने ये बोला कि नई वाली इक्वेशन का रूट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आना चाहिए, तो आप यहां से x की वैल्यू निकालिए, रिजल्ट आपको मिलेगा y माइनस का 4, और वो y माइनस का 4 उठाकर पुट कर दीजिए। आप समझ गए होंगे, उसने जो भी बोला उसको उठाकर y के बराबर पुट करिए, वहां से x की वैल्यू निकालकर उठाकर अपनी पुरानी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका रूट आ जाएगा। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इसको बताने से अब आपका इसमें सारे रूट आ गए, मतलब सारे वो पार्ट आ गए, चाहे इक्वेशन डिमिनिश्ड हो रही हो h पॉइंट से, डिमिनिश्ड का मतलब घट रही हो। जैसे मान लीजिए उसने बोला कि जो पुरानी वाली इक्वेशन का रूट अगर x है तो नई वाली इक्वेशन का रूट h डिमिनिश्ड हो जाना चाहिए, मतलब h घट जाना चाहिए, सबट्रैक्ट हो जाना चाहिए, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस h होगा। लेकिन यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए तो y प्लस h आएगा ना, तो आप x की जगह y प्लस h पुट करके सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए उसने कहा कि h पॉइंट इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ये डिक्रीज के लिए था तो ये बढ़ जाए, तो k पॉइंट ले रहा हूं। पुरानी वाली इक्वेशन के रूट x है तो नई वाली इक्वेशन के रूट k पॉइंट बढ़ जाए, k पॉइंट नहीं k बढ़ जाए, k पॉइंट बढ़ जाए, हाँ मतलब k डिस्टेंस बढ़ जाए, सॉरी हाँ k डिस्टेंस बढ़ जाए, ये ठीक रहेगा। तो x प्लस का k हो जाए, तो यहाँ से जो नई वाली इक्वेशन के वो आएंगे वो हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस का k हो जाएगा। ये समझ आया? और इसमें वो रूट भी आ गए, चाहे जो स्क्वायर में हो तो उसको अंडर रूट में बदल दीजिए, और 1/, की फॉर्म में हो तो उसको इधर बदल लीजिए, मल्टीपल की फॉर्म में हो तो इधर बदल दीजिए, डिवाइड की फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए पुरानी इक्वेशन के रूट x है, उसको नई इक्वेशन के रूट चाहिए जो आधा कर रहे हो। जैसे मान लीजिए पुरानी इक्वेशन के रूट x है तो नई वाली इक्वेशन के रूट चाहिए जो x को आधा कर रही हो, मतलब 2 से डिवाइड कर रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए 2y हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2y उठाकर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आपको ऐसे पॉइंट करना पड़ेगा, समझ गए होंगे? जो आपको वैल्यू दी हुई है, जो उसने कंडीशन बोली है, उसे आप y उठाकर रख दीजिए, वहां से x की वैल्यू निकालिए और उठाकर पुरानी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें सारे पार्ट आ गए ट्रांसफॉर्मेशन के, नया कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं। बहुत जने बहुत अलग में क्या होता है कि हर का अलग अलग पार्ट दिया जाता है कि इक्वेशन स्क्वायर में हो तो ऐसे करो, इक्वेशन रूट में हो तो ऐसे करो, इक्वेशन प्लस h हो रही हो माइनस k हो रही हो तो ऐसे करो वैसे करो। इसमें वो आगे जहाँ पे आप चाहे जो बोल दे वो आप उस तरीके से कर सकते हो। उसने जो बोला आप y उठा इज इक्वल टू उठाकर पुट कर दीजिए, फिर वहां से x की वैल्यू निकालिए और फिर उसे उठाकर अपनी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये समझ आया? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन था। फिर उसके बाद आप इतना जानते हैं 10वीं क्लास की चीज है, कोई फायदा नहीं था लेकिन टॉपिक में आ रहा है तो बता दे रहा हूँ। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो उसके पास रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एंड रियल, डिफरेंट एंड रियल। अगर d इज इक्वल टू आपका 0 के बराबर है तो सेम रूट एग्जिस्ट करते हैं, और अगर d आपका लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं। कोई बताने की जरूरत तो नहीं थी। रिवाइज क्यों करवाए? क्योंकि जो मैं आप बताने जा रहा हूं वो आपका काम आएगा। देखो क्या, कोई भी मान ले तेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तू जानता है कि एक सेकेंड माइनस बी अपॉन 2 और माइनस जी अपॉन 4 है, ठीक है। जैसे मान ले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तू जानता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, कुछ किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। पैराबोलिक है तो कहीं भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c की फॉर्म में है, ठीक है, और इसका एक सेकेंड ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c की फॉर्म में है, और यहां पर जो तेरे पास पॉइंट है d, इसका जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब जो तेरे पास रूट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे फॉर्म का, कुछ इस तरीके की फॉर्म का बनेगा, मतलब यू की शेप का फॉर्म बनेगा, और वो यू का पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में भी आएगा। ये समझ रहा है? मतलब वो 0 वाले पॉइंट को पार करके नेगेटिव डायरेक्शन में भी आएगा, जहां पर उसका ये वाला लोवेस्ट पॉइंट, समझता है, सॉरी, ये वाला उसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला, तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी माइनस का b अपॉन में 2a और माइनस का d अपॉन में 4a, ये वाली वैल्यू होगी उसके लोवेस्ट पॉइंट की। और ये कब होगा? जब तेरे पास ये वाला पॉइंट a 0 से बड़ा होगा, ये वाला पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर पूरी की पूरी इक्वेशन d 0 से बड़ी है तो d 0 से बड़ी होने का मतलब है कि जो तेरे पास ये वाला पॉइंट है, फिर देख a क्या है, 0 से बड़ा है, तो ग्राफ तेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर तेरे पास a 0 से छोटा है तो तेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये समझ रहा है? जहां पर ये वाला पॉइंट भी वही होगा, माइनस का b अपॉन में 2a और माइनस का d अपॉन में 4a। इस चीज को समझ रहे हैं? ये वाला पॉइंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे किसी कैसे भी पॉइंट हो, हर जगह वही सेम टू सेम होगा, माइनस का b अपॉन में 2a और माइनस d अपॉन 4a, माइनस b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a। बस चेंज क्या होगा? ग्राफ नीचे जाएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, ग्राफ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, बस वो चेंज होगा। अगर पूरी की पूरी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, समझ रहा है, उसका मतलब d 0 से बड़ा होगा, तो d 0 से बड़े होने पे ये देख कि जो तेरे पास a है, अगर वो 0 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा, और अगर तेरे पास 0 से छोटा है तो ग्राफ नीचे की तरफ से जाएगा। ये समझ आया? ये पॉइंट एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस ये वाला पॉइंट है, ये तो मैंने बताया कि तेरे पास ये ऊपर वाला पॉइंट इस तरीके से। ये समझ रहा है? उसी में दूसरा पॉइंट आता है कि मान ले तेरे पास इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 है, एक सेकेंड, तेरे पास ग्रेटर देन 0 था तो ये आया, उसके बाद अगला पॉइंट आएगा, अगर तेरे पास d इज इक्वल टू 0 आ जाए, उसका जो ये डिस्क्रिमिनेंट है d, अगर वो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो तेरा ग्राफ कैसे होगा? इक्वल टू 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए फिर से दो पॉइंट, अगर a 0 से बड़ा है तो तेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, कहीं पर भी टच कर सकता है वो, ये समझ रहा है? मतलब इस वाले पॉइंट को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, किसी भी कहीं भी कर सकता है, यहां कर दे नेगेटिव में, आधा इधर आधा उधर कर दे, पूरा का पूरा पॉजिटिव में कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो यहीं पे टच करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। कब? जब d 0 के बराबर होगा और a 0 से बड़ा होगा, और d 0 के बराबर में अगर a 0 से छोटा हो गया तो तेरा ग्राफ नीचे की तरफ किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे टच करके चला जाएगा। अब वो यहाँ पर किसी भी पॉइंट में हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये समझ आया? तीसरा पॉइंट आता है, कोई दिक्कत है? तीसरा पॉइंट आता है, और सबसे खास बात, सॉरी मैं भूल गया, ये वाला पॉइंट भी वही होगा, माइनस का b अपॉन में 2a, और d क्या है यहाँ पर 0 के बराबर है, तो d की वैल्यू 0 पुट करूंगा कि माइनस का d अपॉन 4a लेता हूं, तो 0 अपॉन 4a तो 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला पॉइंट 0। उसी तरीके से ये वाला माइनस का b अपॉन में 2a लेना तो चाहिए था माइनस का d अपॉन में 4a, लेकिन यहाँ पर d 0 होता है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा माइनस का b अपॉन में 2a और 0 के। ये समझ आया? उसी तरीके से एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर बचा है, लास्ट पॉइंट में आता है कि मान ले तेरा अगर d 0 से छोटा हो गया
तो डी 0 से छोटा होने पर दो कंडीशन है कि या तो ए 0 से बड़ा होगा या तो ए 0 से छोटा होगा। अगर डी 0 से बड़ा है तो तेरे पास पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ से चला जाएगा, एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, एक्स एक्सिस वाले को। समझ आया? ये वाला पॉइंट वही होगा, माइनस का b अपॉन में 2 है, माइनस का d अपॉन में 4 है। कब? और जब a 0 से छोटा होगा तो तेरा ग्राफ नीचे की तरफ से चला जाएगा, ऐसे ही एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट वही होगा, माइनस का b अपॉन में 2 है और माइनस का d अपॉन में 4 है। ये समझ आया? तो 3 पॉइंट थे, इसलिए मैंने पहले डिस्क्रिमिनेंट बताया, वरना नहीं बताता। फिर उसके बाद नॉर्मली थ्योरी देख, थ्योरेटिकल पार्ट में इतना तेरे पास खत्म हो गया। अब जितनी भी पार्ट आएगी वो सब कंसेप्चुअल आएगा। थ्योरी सिर्फ इतना था, इन्हीं में से कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगवाएगा और फिर वो पूछेगा। वो क्वेश्चंस को एपी में कन्वर्ट करवा देगा, क्वेश्चंस को कह देगा जीपी में है, एचपी में है, या फिर क्वेश्चंस को कह देगा वो ट्रांसफॉर्म हो रही है किसी ना किसी तरीके से, या कह देगा उसके रूट का साइन कुछ ऐसा है या फिर कुछ ऐसा है, 2 रूट बराबर है, 3 रूट बराबर है, 1 0 है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, कुछ ऐसा है। मतलब कुछ ना कुछ जो देगा वो थ्योरी यही है, थ्योरी में और कुछ नहीं मिलेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में और कुछ नया बताने के लिए नहीं है। बाकी जो अलग है वो तो आगे चलेगा, मतलब और मेथड है, वो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का अलग तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का अलग तरीका है, वो तो अलग है, उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में नॉर्मली यही तेरे पास आता है बेसिक लेवल में। अभी तो हायर लेवल में हमें तो पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, किसी भी इक्वेशन को देखते ही सॉल्व करना, वो तो पढ़ना ही है, तो वो तो न्यूमेरिकल एनालिसिस अलग पार्ट है। लेकिन यहाँ नॉर्मली थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तेरे पास यही आता है। और बाकी नया जो मिलेगा, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, आईआईटी वगैरह के हो, या फिर कोई AIEEE इंजीनियरिंग के हो, या फिर 12th लेवल के हो, 10th लेवल के हो, वो कंसेप्चुअल होंगे। ग्रेजुएशन में भी जो थोड़ी सी इग्नू का मेरे को पता है MT4 नाम का सब्जेक्ट है, एलिमेंट्री एनालिसिस, उसमें जो हैगा थोड़ा सा इसका यूज होता है, वो कंसेप्ट लगवाता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के, MT4 पार्ट, तो उसमें भी यूज होता है। करो, बाकी तो थ्योरी में और कुछ नहीं है। थैंक यू।